जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो हम फिजिक्स के वो टॉपिक्स टच करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, बाकी हम इधर उधर का नहीं देखेंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और अब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के इन टॉपिक से, और आने ही आने हैं कंफर्म। तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे और हम स्कोर करने के लिए ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज से। आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी ऐसा यूनिट यहाँ पे लिखी हुई है: लेंथ मीटर, मास केजी, टाइम सेकंड। ये सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर। थोड़ा सा ये फर्स्ट पेज थोड़ा सा ब्लर है, इसको इग्नोर कर देना। और ये आपकी एम्पियर लिखी हुई है यहाँ पे। करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, और आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है कार्डेला। एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और आपकी सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टारडियन। आपकी सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टार स्टार रेडियन। स्टार रेडियन कह सकते हैं आप इसको। और ये आपकी है कैंडेला। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ये यूनिट्स भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकती है, किसकी कौन सी ऐसा यूनिट है, और आई भी है पहले। और रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन का ये रिलेशन है यहाँ पर। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, आपकी पाई रेडियन होती है 180। 1 रेडियन होता है 180 अपॉन पाई। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री, सीधी सी बात है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन आपका क्या हो गया, 1 1 डिग्री क्या हो गई आपकी, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10 टू द पावर -10 मीटर। फर्मी होती है आपकी 10 टू द पावर -15 मीटर। लाइट ईयर डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। पर पारसेक आपका होता है 3 टू 10 टू द पावर 16 मीटर। और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोलते हैं 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। इनमें से कोई भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है, तो ये डायरेक्ट यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए किसको क्या कहते हैं। ये ऐसी सेम लिखी हुई है। मिलीमीटर आपका होता है 10 टू द पावर -3, माइक्रोमीटर 10 टू द पावर -6, नैनोमीटर 10 टू द पावर -9, डेका 10 टू द पावर 1, हेक्टर 10 टू द स्क्वायर मीटर, किलो 10 10 का क्यूब मीटर। किलो 10 का क्यूब से समझ सकते हो ना आप, 10 का क्यूब 1 2 3, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। फेमटो आपकी 10 टू द पावर -15 मीटर। एंड एटो आपकी होती है 10 टू द पावर -18 मीटर। और पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 मीटर। ये आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो गई। ठीक है, किसको क्या कहते हैं, ये सारी मीटर्स में ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो इसमें सबसे ज़्यादा है, ये आपकी एस्ट्रोनॉमिक और पारसेक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है आपकी 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये चीज़ आती है आपको, इन यूनिट्स का काम आता है यहाँ पर। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को दिया जाता है सीधा सीधा। मास होता है मास m, लेंथ l, टाइम t। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, l अपॉन t इज इक्वल टू LT-1। ये आपका क्या हो गया, डायमेंशनल यूनिट हो गई किसकी, ये किसकी डायमेंशनल यूनिट होगी आपकी, वेलोसिटी। वेलोसिटी की आपने डायमेंशनल यूनिट निकाल दी। यानी कि आपको जो फॉर्मूला है उसकी, उस फॉर्मूले में बस उन लोगों की ऐसा यूनिट डालनी है। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट, लेंथ की आपकी, लेंथ की ऐसा यूनिट डालेंगे आप, टाइम की डालेंगे। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। लेंथ की आपकी क्या होती है, मीटर। ठीक है, टाइम की क्या है, सेकंड -1। ये आपका फॉर्मूला आ गया, LT-1। तो वेलोसिटी की आपकी डिस्प्लेसमेंट की लेंथ होती है टाइम t, t-1। ये आपकी डायमेंशनल यूनिट आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये डायमेंशनल यूनिट आपने निकाल ली। आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपकी। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G m1 इंटू m2 अपॉन d²। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास 1 इंटू मास 2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो m का स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस l में होता है, तो l का स्क्वायर और m² l-2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। फोर्स का क्या है, F d² m1 इंटू m2 इज इक्वल टू g। F क्या होता है आपका,
एफ होता है मास इंटू फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास एम, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, एल टी माइनस टू, ठीक है। ये नीचे दे रखा है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन कैसे निकाला आपने, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं, कितने टाइम में कितनी स्पीड बढ़ी। चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इंटू एल टी माइनस स्क्वायर होता है आपका एक्सेलरेशन का, और एम एल टी माइनस टू की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू आपका होता है फोर्स का। इससे आप समझ गए इसको, ये सेम आपने यहाँ पे डाला है, ग्रेविटेशनल एम स्क्वायर अपॉन एल टू, ठीक है, डिस्टेंस का। फोर्स का ये रहा आपका, ग्रेविटेशन के इक्वल रहता है ना फोर्स, तो ये फोर्स का निकाल लिया आपने, और इधर से ग्रेविटेशन का निकालेंगे आप। ग्रेविटेशनल फोर्स किसका इक्वल होगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन एम वन माइनस एम टू, ठीक है। डी स्क्वायर का आपको पता है यहाँ पर, एफ का आपको पता चल गया एम एल टी माइनस टू, डी का एल का स्क्वायर, मास एम का स्क्वायर, ठीक है। तो एम एम एक एम कट जाएगा, एम टू दी पावर माइनस वन, एल का क्यूब हो जाएगा और टी की पावर माइनस टू। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो ये फॉर्मूले पता होंगे तभी निकाल पाओगे। फोर्स का मास इंटू रिएक्शन, एरिया एल स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का एम, एक्सेलरेशन का एल टी टू दी पावर माइनस टू, एम एल माइनस वन एम माइनस टू। अब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये इन चीज़ों में फर्क होता है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, आपको निकालना है तो इसका निकाल सकते हैं आप। मास लेंथ टाइम, इन्हीं तीनों पे निकल रहा है ये, ठीक है। मास लेंथ और टाइम, एम टी, मोटा मोटा अगर एक्सेलरेशन का बताए एल टी माइनस माइनस टू, और इसका फोर्स का एम एल टी माइनस टू, ठीक है। एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इन तीनों, और प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ से तुम निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर 5 किलोमीटर पर आवर ओनली हैव मैग्नीट्यूड मास लेंथ टाइम स्पीड। वेलोसिटी, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर उसको कहते हैं। वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेलोसिटी यानी कि स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन यानी कि कंटिन्यूशन ऑफ इंक्रीजिंग इन स्पीड इन अ कंटिन्यूस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, मास लेंथ टाइम स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। हर बार वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड पर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब चीज आ जाती है आपकी, मोशन से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, दो क्वेश्चन हमने यहाँ कवर किए जो बनने के चांसेस रहते हैं। एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, इनकी डायमेंशन, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ऐसा यूनिट्स पे, ठीक है, किसकी क्या ऐसा यूनिट है, ये 10⁻³ इन सब पे क्वेश्चन। उसके बाद आपका डायमेंशनल फॉर्मूला पे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा मोशन से। अब मोशन क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये आपकी v क्या है और u क्या है, a क्या है, t क्या है। यहाँ देखो नीचे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन ऊपर देख चुके, s आपका डिस्टेंस, t टाइम, और u आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर सारा खेल हो जाता है। तीन फॉर्मूले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। और तीसरा, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू इंटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। इन तीनों से काम हो जाता है सारा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप, एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव, ये बात याद रखना, क्योंकि वेलोसिटी जीरो नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नहीं हो सकती। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये क्वेश्चन है आपका, a bus starting from a bus stand and moving with uniform acceleration attains a speed of 20 km per hour in 10 minutes. What is it acceleration? उसकी acceleration क्या होगी। तो आपको क्या दे रखा है, पहले तो फॉर्मूला आप ये वाला यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप क्यों करेंगे, क्योंकि विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको दे रखा है। तो आपको पता करना है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ बस स्टैंड, एक बस स्टैंड से शुरू कर रही है,
तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी आपको पता करनी है, व्हाट इज इट, एक्सेलरेशन पता करनी है आपकी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, वो फाइनल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। एक्सेलरेशन आपको पता करनी है, 10⁻60 टाइम है, आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया मिनट को। 0 तो एक्सेलरेशन ये आ गई। 0 इसलिए थी यूनिफॉर्म एज इट स्टार्टेड फ्रॉम यू। ठीक है, रखें, ये 3 फॉर्मूले याद रखोगे, इनसे आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। वेलोसिटी दी जाएगी, इनिशियल फाइनल एक्सेलरेशन टाइम और कोई एक चीज़ पता करनी होगी, तो यही सब आएगा आपके इसमें। ठीक है, तो इसको पढ़ना। ठीक है, तो ये तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा एक्सेलरेशन और ये सब। हाँ, मैं तुम्हें तीनों चीज़ें बता चुका हूँ। ये 3 इक्वेशन, 3 ये जो आपके फॉर्मूला है, इन 3 पर ही आपके मोशन के क्वेश्चन बनेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। ठीक है, यहीं से आपके बन जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं करवा बता चुका हूँ आपको कैसे होता है, तो इसको समझ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक दे रखा है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है। A boy complete one round in circular track of diameter 200 मीटर in 30 seconds. What will be the displacement at the end of 3 minutes 45 seconds? अब इसमें फॉर्मूले का यूज नहीं करना, दिमाग का यूज करना है। देखो, ये बोला कि सर्कुलर ट्रैक है 200 मीटर की, ये 200 मीटर की ट्रैक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डायमीटर है 200, और यहाँ से यहाँ वो 30 सेकेंड्स में आ जाता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपने मूव कहाँ से किया, यहाँ से किया, यानी कि जहाँ से मूव किया और फिनिश कहाँ किया, उसके बीच का डिस्टेंस हुआ डिस्प्लेसमेंट। आपने यहीं से मूव किया और यहीं आके खत्म किया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो हर 30 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होती है जीरो। ठीक है, तो ये इसने बोला 3 मिनट 45 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब 3 मिनट यानी जो 30 का मल्टीपल है, 3 मिनट में हुए 180 सेकेंड, यानी कि 6 राउंड कंप्लीट कर चुका है, तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहेगी, छठे राउंड पे भी जीरो पे पहुंच चुका है। एक और 45 में एक और 30 सेकेंड है, 7वें राउंड पे भी जीरो पहुंच चुका है, अब बचे 15 सेकेंड। अब 30 सेकेंड में वो कंप्लीट कर देता है, तो 15 सेकेंड में वो आधा आ पाएगा यहाँ पर, तो यानी कि यही उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी डायमीटर। और डायमीटर कितना है 200, तो इसका आंसर हो गया 200। बेसिक ऐसा क्वेश्चन बनता है, इसका दिमाग से यूज करना है, कोई फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूले का यूज ऐसे क्वेश्चन में होगा, आपको इनिशियल वेलोसिटी देगा इनिशियल, और आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन इतनी है, वेलोसिटी इतनी है, तो कितना, कितने सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड रहेगी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी इज टेंजेंट टू सर्कल, वेलोसिटी जो है ये जा रही है, हमेशा इस डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, टेंजेंट होती है सर्कल के। एक्सेलरेशन वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये पॉइंट्स। एक्सेलरेशन हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा और वेलोसिटी हमेशा इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, फॉर्मूला ये, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v अपॉन टी इज इक्वल टू 2v अपॉन टी। ठीक है, एक्सेलरेशन होगी आपकी 2v अपॉन टी। ठीक है, टाइम होगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि आपको पता है टी इज इक्वल टू डिस्टेंस पाई आर अपॉन स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, यहीं से ये ड्राइव हुआ है। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, आप अगर इसको यहाँ डाल दें, v की वैल्यू यहाँ पर डाल दें, 2v डिवाइडेड बाय टाइम, को टाइम की वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे इसमें, पाई आर अपॉन वी, तो 2v² अपॉन पाई आर आ जाएगा आपका। तो एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी, 2v² अपॉन पाई आर। ठीक है, ये होगी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका ये आ गया, 2v² अपॉन पाई आर। ठीक है, या फिर 2v अपॉन टाइम, दोनों फॉर्मूले एक्सेलरेशन के ही हैं, 2v² अपॉन पाई आर और टी टाइम। तो यहाँ से टाइम आपकी वेलोसिटी और यानी कि स्पीड, आपकी टाइम, स्पीड और एक्सेलरेशन तीनों निकाली जा सकती है, टाइम, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आ जाता है आपका एक चीज फोर्स। इससे क्वेश्चन जो बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, आपको तीनों में से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में से ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट, कौन किसके परपेंडिकुलर है, कौन किसके टेंजेंट है। ठीक है, और ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बनेंगे, वो इन दोनों फॉर्मूले से हो जाएंगे, 2v² अपॉन पाई आर और 2v/t। अब आ जाता है आपका फोर्स। फोर्स
दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शनल, मस्कुलर और मैकेनिकल, और नॉन कॉन्टैक्टेबल में ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक। ये बिना कॉन्टैक्ट के भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। और ग्रेविटेशन को वीकेस्ट फोर्स माना जाता है, वीकेस्ट फोर्स इज ग्रेविटेशन। एक होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स, पाथ इंडिपेंडेंट, डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ऑन ग्रेविटेशनल, फाइनल ऑन ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स के, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव डिपेंड ऑन पाथ, एग्जांपल फ्रिक्शन। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इनिशियल पोजीशन और ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, एग्जांपल ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, एग्जांपल फ्रिक्शन। तो मैं समझा देता हूँ सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपीटल होता है जो सेंट्रीपीटल सेंटर की तरफ को डायरेक्शन रहती है, जिसकी सेंटर की इनवर्ड, सर्कल के इनवर्ड सेंटर की तरफ को जो फोर्स की डायरेक्शन रहती है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल वो होता है जिसकी सेंटर के बाहर को डायरेक्शन रहती है, आउटसाइड। सेंट्रीपीटल वो होता है जिसकी सेंटर के अंदर डायरेक्शन रहती है, और सेंट्रीफ्यूगल वो होता है जिसकी सेंटर के बाहर को डायरेक्शन रहती है, ठीक है। ये दो फोर्स होते हैं। अब एक चीज आ जाती है आपकी मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अभी तक मास का ऊपर कहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं आया, मास हमने सिर्फ एक जगह देखा था, एम एल और टी, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है, मास, लेंथ और टी का स्क्वायर, ये चीजें डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाता है ऐसे। अब मोमेंटम में आपका आएगा एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, और एम वी उसका फॉर्मूला है। ऊपर आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था, मास इंटू, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था मास इंटू फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। ऊपर दिखाता हूँ मैं तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ऊपर एक फॉर्मूला आया था जहाँ पर मास का यूज था, वो था तुम्हारा, ऊपर एक फॉर्मूला आया था उस, जहाँ पे आपका उसका यूज था मास का, उसका नाम था, फॉर्मूला था फोर्स का, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ भी यही है मोमेंटम में, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। पहली एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी का मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, और कुछ भी नहीं है ये, पी को ही हाफ एम वी करके लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों इसी के फॉर्मूले हैं। पी एम वी होता है तो अपने आप हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, उसमें से पी आपका मोमेंटम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपका। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम में जो चेंज आया है। इम्पल्स का एक और फॉर्मूला है मास इंटू वी माइनस यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इंटू मास, आपका इम्पल्स है, चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, वो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। आपका एक फॉर्मूला आता है वर्क का, वर्क डन, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या है, फोर्स, यानी कि कहीं से कहीं मूवमेंट होगी ना, उसको माना जाएगा आपका वर्क डन। तो यानी कि कितनी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना फोर्स लगा, उसको कहते हैं वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट होती है 1 जूल, यानी कि 1 Nm, ठीक है। 1 N होता है आपका 10⁵ डायना। दूसरा फॉर्मूला इन डायरेक्शन ऑफ वर्क, डायरेक्शन के भी दी रखी है, तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू एस कॉस थीटा, ऐसे आपका डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे आपका डिस्टेंस, और कॉस थीटा है आपका जिस एंगल में काम हुआ है। वर्क जीरो माना जाता है जब 90 डिग्री का एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। एनर्जी होती है आपकी, अब वर्क आप समझ गए, वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। एनर्जी है आपकी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, आपकी काम करने की क्षमता क्या है। ऐसा यूनिट होती है एनर्जी की जूल। 1 कैलोरी होती है आपकी 4.18 जूल के इक्वल, ठीक है। और आपकी वर्क की भी ऐसा यूनिट जूल है, एनर्जी की वैसा यूनिट आपकी जूल है। एनर्जी का फॉर्मूले आपके दो आ गए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। ये पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है, जी आपका 10 होता है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हाइट और मास, ठीक है। ऊपर आपका फॉर्मूला था मोमेंटम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होती है आपकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिकल, ठीक है। अब ये आपकी एनर्जीज का कन्वर्जन है। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट किया जाता है, डायनामो में आपकी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, मोटर में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, माइक्रोफोन में साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल टू साउंड, सोलर सेल में सोलर टू इलेक्ट्रिकल, ट्यूब सेल लाइट में इलेक्ट्रिकल टू लाइट, बैटरी में केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोटो सेल को लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सितार में मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी, नर्व इम्पल्स में केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। आप एनर्जी देख चुके हैं, आपकी वर्क देख चुके हैं। वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी, एनर्जी क्या है आपकी? वर्क आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर और एम जी एच। वर्क डन आप देख चुके हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप पावर, पावर है वर्क अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितनी पावर की कितनी एनर्जी खर्च करके हम कितना काम कर रहे हैं उसको कहते हैं पावर, वर्क अपॉन टाइम। ई अपॉन टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। 1 किलोवाट होता है आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल। किलो के अंदर 1000 वाट होते हैं और किलो वाट आर यानी कि 360 सेकेंड्स, ठीक है। उसी को यहाँ पे लिखा गया है 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है। 3 2 5 3.6 कर दिया है, एक और जीरो। 1 किलोवाट पर आर, किलोवाट 1000 और किलोवाट आर यानी कि हर घंटे में 3,600 सेकेंड। हॉर्स पावर के अंदर होते हैं 746 वाट, ठीक है। एक चीज होती है आपकी कोलोजन, कोलिजन। कोलिजन, फॉर कोलिजन टू टेक प्लेस एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नीडेड, यानी कि कॉन्टैक्ट चाहिए दो चीजों का। ये m1 है, m2 है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, m1 v1 v2, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये बात आप याद रखें। मोमेंटम दोनों का बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बराबर रहेगा। मोमेंटम होता है एम वी, मोमेंटम होता है, तो यानी कि ये मोमेंटम m1 u1 प्लस 2 m2 ये आफ्टर कोलिजन भी सेम रहेगा। बिफोर काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों इक्वल रहेंगी। हाफ एम वी एम वन एम टू स्क्वायर, हाफ एम टू एम यू टू स्क्वायर, हाफ एम वन एम टू स्क्वायर। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं आफ्टर बिफोर कोलिजन के। इनमें से कुछ चीज़ें आपको दी गई होंगी, कुछ नहीं दी गई होंगी, वो सॉल्व करनी है। आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, हम देख रहे थे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आ गया हमारा वापस। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन में बेसिक मोटी मोटी चीज़ें देखो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं m1 m2, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है। और उन दोनों का जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम दोनों के मासेस के प्रोडक्ट अपॉन d2 का स्क्वायर, डी डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। ये चीज, अब यहीं से हम g का एक फॉर्मूला निकालते हैं। अब ये हमें पता है कि ये प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कांस्टेंट g को ऐड किया जाता है यहाँ पर। तो फॉर्मूला बनता है फोर्स इज इक्वल टू g अपॉन g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जैसे ये चीज देख लो, ये आता है ग्रेविटेशन इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। मैक्सिमम एट पोल्स, मिनिमम एट इक्वेटर, ठीक है। वेट होगा आपका mg। वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटेशन, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं आपके, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, ये mg। तो यहाँ से फोर्स में आप फोर्स को आप मास इंटू mg के इक्वल भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो फोर्स है वो आपका वेट होगा। तो फोर्स यहाँ से फॉर्मूला दो, ये वाला m, एक m कट जाएगा, g इज इक्वल टू m अपॉन डी टू का डी डिस्टेंस इज इक्वल टू g। ये फॉर्मूला एक निकल के आ जाता है। यहाँ से वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है जो आप बना सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर समझ आ जाएगा। अब एक ग्रेविटेशन के ऊपर आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लिफ्ट के। एपरेंट वेट इन लिफ्ट, जब आप लिफ्ट में वेइंग मशीन रख के वेट नापेंगे तो उसके 6 केस बनते हैं। पहले तो एक चीज होती है बेसिक की, अगर आपकी लिफ्ट खड़ी हुई है, लिफ्ट आपकी एक जगह रुकी हुई है, कांस्टेंट लिफ्ट आपकी रुकी हुई है, तो यानी कि जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है नीचे को वो इक्वल है। आपका जो फोर्स लग रहा है मास इंटू एक्सीलरेशन के, दोनों इक्वल है, तो आपकी लिफ्ट रुकी हुई है। इस केस में आपका अपरेंट वेट आएगा उतने इक्वल जो आपका एक्चुअल वेट होगा उसके इक्वल आएगा, यानी कि
लिफ्ट रुकी हुई है तो एक्सेलरेशन जो लग रही है और ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है दोनों इक्वल है, तभी रुकी हुई है ना बीच में, तब वेट आपका दोनों इक्वल आएगा, अपरेंट वेट भी और रियल वेट भी। ठीक है, अपरेंट वेट को आर से डिनोट करते हैं। अब जो केस बनते हैं वो देखो, अगर आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, तो आपका अपरेंट वेट जो होगा वो होगा एम इंटू जी प्लस ए। ठीक है, अब अगर वही लिफ्ट नीचे आ रही है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के साथ ही, तो आपका वेट होगा अपरेंट वेट एम ब्रैकेट जी माइनस ए, और आपका वेट आर इज इक्वल टू एम जी रहेगा। रियल वेट भी एम जी ही रहता है, आपका वेट का फॉर्मूला एम जी है। रियल वेट के इक्वल रहेगा जब आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से या तो ऊपर या नीचे, ऊपर जाए या नीचे आए कांस्टेंट वेलोसिटी से, या कहीं भी ना जाए, बीच में स्टे करे, नो एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये है कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट, यही वही चीज वो जो मैंने वहां बताई यहाँ लिखा हुआ है, आर इज इक्वल टू एम जी, नीचे आएगी तब भी और ऊपर जाएगी तब भी, दोनों सेम रहेगा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आती है। अब आपका वेट ऊपर जा रही है, पर जैसे यहाँ पर था एक्सेलरेशन के साथ, ऊपर जा रही है बिना एक्सेलरेशन के, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। यानी कि स्पीड ऊपर तो जा रही है पर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जा रही है। ठीक है, तो वहां पे अपरेंट वेट होगा एम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, यही दूसरा केस बनता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है, तो एम इंटू जी प्लस ए। एक्सेलरेशन में आपकी ऊपर जाती है तो जी प्लस ए रहता है, और एक्सेलरेशन में नीचे आती है तो जी माइनस ए। रिटार्डेशन में ऊपर जाएगी तो जी माइनस ए, और रिटार्डेशन में नीचे आएगी तो जी प्लस ए। ये फॉर्मूले रहते हैं, इनसे आगे क्वेश्चन बनेंगे, हम उन्हें करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगली चीज आती है आपकी साउंड। ये चैप्टर ही है, मैंने मोटे मोटे समराइज कर रखे हैं, चीजें वो उठा रखी हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। साउंड में आपकी वेव्स आती हैं, पहले तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। ठीक है, ये ऊपर से नीचे इसी फॉर्म में लिखी हुई है कि इनकी वेवलेंथ नीचे जाते जाते आपकी डिक्रीज होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ है आपकी रेडियो वेव्स की, और मिनिमम फ्रिक्वेंसी आपकी रेडियो वेव्स की। ये ऊपर जाते जाते आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आप वी से डिनोट करेंगे, और लैम्डा से आप किसको डिनोट करेंगे, वेवलेंथ को। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है गामा रेज की और मैक्सिमम वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की। ये लिखा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, अब लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। अब ये सी क्या है, सी आप सी से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट निकलेगी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, अब यहाँ से साउंड पे एक क्वेश्चन बनता है, पेंडुलम का हमेशा से बनता आ रहा है, बनेगा आगे भी। टाइम पीरियड निकालना होता है आपको। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब पेंडुलम में एक चीज देखने की होती है कि जब यहाँ ये सेंटर में होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी एंड्स पर, जहाँ ये जाता है वहाँ मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब कितने टाइम पीरियड में वो घूमता है उसका ये फॉर्मूला होता है, लेंथ अपॉन ग्रेविटी 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन ग्रेविटी टाइम पीरियड का। पेंडुलम के क्वेश्चन देखेंगे तब समझ आएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो है साउंड वेव का मेजर्ड इन प्रेशर ऑफ साउंड वेव इज मेजर्ड इन प्रेशर यूनिट में नापा जाता है एम्पलीट्यूड को। प्रेशर की यूनिट होती है आपकी पास्कल, और प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड है ये, यानी कि हाइट ऑफ वेवलेंथ, ये है आपकी वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा। आगे बढ़ते हैं, एक चीज होती है आपकी एको। एको से क्वेश्चन बनता है, टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इतनी, डिस्टेंस आपका इंटू स्पीड ऑफ साउंड इंटू टाइम। एको, एको होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस चाहिए आपको 17.2 मीटर, मिनिमम डिस्टेंस है एको हो इसके लिए। आपको डिस्टेंस दे देगा, स्पीड दे देगा, तो पूछेगा या टाइम पूछेगा, कोई एक चीज पूछेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इंटू टाइम। ठीक है, 7.2 मीटर डिस्टेंस मिनिमम चाहिए एक ऑब्जेक्ट के बीच में, साउंड और साउंड जहाँ से एको होके आ रही है वहाँ का डिस्टेंस होना चाहिए 7.2 मीटर, ताकि एको हो, तभी एको होगी वरना नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अब हम इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, इसी के तुरंत बाद वीडियो आएगी क्वेश्चन की, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसको साथ ही देखना तभी समझ आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूले। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ। बाय।